Hello student, I am your Kapil sir and today we will discuss the topic Central Bank and its function. So सबसे पहले हम definition of central bank को start करते हैं. So what is exactly the central bank? Central bank एक ऐसा apex institution है जो किसी भी कंट्री के अंदर उस कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम को, उस कंट्री की बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है एंड डायरेक्ट करता है. तो वही क्या है? सेंट्रल बैंक है. तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कंट्री के मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, ठीक है, और डायरेक्ट करता है. वो क्या है? सेंट्रल बैंक है. इंडिया के अंदर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक का काम करता है. इंडिया में आरबीआई सेंट्रल बैंक है. यूएसए में फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक का काम करता है. सेम एज मैनर यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड सेंट्रल बैंक का काम करता है. तो हर कंट्री के अंदर जो फाइनेंशियल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में उनका सेंट्रल बैंक होता है. ठीक है. अब हम यहां बात करते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, काम क्या है सेंट्रल बैंक का. हम जानते हैं हमारे देश के अंदर जब सेंट्रल बैंक नहीं था तो उस समय क्या होता था कि नए जो भी बैंक्स आते थे उन बैंक्स को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, उनको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं था, उनको सुपरवाइज करने वाला बैंक्स नहीं था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक ऐसे बैंक को स्टेबल किया इंडिया के अंदर 1935 में जो पूरी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट करे एज वेल एज करेंसी नोट्स को भी इशू करने का काम करे. तो 1935 में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर स्थापित हुआ, उसको स्टेबलाइज किया गया इंडिया के अंदर 1935 में. अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक की. तो देखिए क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है रिजर्व बैंक, हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहला फंक्शन है इशू करेंसी. करेंसी अथॉरिटी किसी भी कंट्री के अंदर उसके सेंट्रल बैंक की होती है. इंडिया के अंदर भी आरबीआई को ये अथॉरिटी है कि आरबीआई 2500, 200, 150, 20 और 10 रुपीस के करेंसी नोट्स को इशू कर सकता है. और इंडिया के अंदर ये आरबीआई की सोल अथॉरिटी है, यानी कि सिंगल ऑथराइज्ड है आरबीआई करेंसी नोट्स को इशू करने के लिए. सिर्फ जो कॉइन्स हैं और 1 रुपए का नोट है उसको इशू करने की अथॉरिटी आरबीआई के पास नहीं है, उसे इशू करने की अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है. तो अब यहां तक हमने समझ लिया कि रुपी, जो भी रुपीज है इंडिया का कॉइन है, ठीक है, कॉइन है, और 1 रुपए का जो नोट है उसे इशू करने का जो अथॉरिटी है वो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है, और बाकी जो करेंसी नोट्स इशू किए जाते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इशू किए जाते हैं. तो इससे कुछ बेनिफिट्स रहते हैं इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर. अगर हम देखें तो सोल अथॉरिटी सेंट्रल बैंक की होने से क्या क्या बेनिफिट रहेंगे. सबसे पहला तो कि करेंसी नोट्स में यूनिफॉर्मिटी रहेगी, सभी करेंसी नोट्स एक जैसे होंगे. जैसे 2000 का करेंसी नोट है तो वो जितने भी 2000 के करेंसी नोट्स होंगे वो सभी एक जैसे होंगे, क्योंकि सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ही उनको इशू कर रही है. सेकंड पॉइंट, मनी की इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू को स्टेबलाइज करने का काम भी आरबीआई करती है. तीसरी चीज, आरबीआई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए ये लोगों का फेथ भी गेन कर सकती है. तो सिंपल सी बात है, अगर सोल अथॉरिटी, सिंगल अथॉरिटी एक ही फर्म के पास है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास है, तो उसे लोगों का फेथ भी मिलेगा. तो यहाँ ये बेनिफिट्स रहते हैं सोल अथॉरिटी होने के. एक और पॉइंट रहता है, इसके कुछ बेनिफिट्स रहते हैं कि आरबीआई डायरेक्टली क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है मनी सप्लाई को पब्लिक में, क्योंकि आरबीआई का पूरा कंट्रोल रहेगा मनी पर, तो आरबीआई आसानी से कंट्रोल कर सकता है मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर. ठीक है, क्योंकि पूरी सोल अथॉरिटी आरबीआई के पास है मनी सप्लाई को इशू करने की. अब हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट्स बैंकर फंक्शन को. देखिए सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन होता है कि वो गवर्नमेंट के बैंकर के तौर पर भी काम करता है, वो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर भी होता है, और गवर्नमेंट को जब भी फाइनेंस की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से लोन ले लेती है. उसी तरह से आरबीआई
या फिर सेंट्रल बैंक, ठीक है, क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अकाउंट्स को मेंटेन करता है, उनकी रिसीट्स और उनके पेमेंट के अकाउंट को मेंटेन करता है। तो आरबीआई या सेंट्रल बैंक, ठीक है, क्या है, गवर्नमेंट का बैंकर भी है। तो ये जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है सेंट्रल बैंक के थ्रू एज गवर्नमेंट्स बैंकर, फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करता है गवर्नमेंट का, और करंट अकाउंट में कैश बैलेंस भी मेंटेन करके रखता है गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट को टेम्परेरी लोन्स भी ग्रांट करता है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन पर आते हैं जो है बैंकर्स बैंक। तो आरबीआई बैंकर्स बैंक है, जितने भी बैंक हैं इकोनॉमी के अंदर, कमर्शियल बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं और अदर बैंक्स हैं, उन सभी को सुपरवाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, ये सब भी आरबीआई या सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। तो जितने भी बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम, उनको इंस्ट्रक्शंस देने का काम, ये सब आरबीआई का है। तो आरबीआई बैंकर्स बैंक है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। आरबीआई बैंकर्स बैंक 3 फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से हम उसे बैंकर्स बैंक बोलते हैं। सबसे पहला है कि ये कैश रिजर्व्स को कस्टडी देता है, यानी कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आरबीआई या सेंट्रल बैंक के इंस्ट्रक्शंस पर लीगल रिजर्व रेशियो डिसाइड होता है, यानी कि हम जो भी डिपॉजिट कराते हैं बैंक के अंदर, वो पूरा का पूरा डिपॉजिट बैंक एज अ लोन ग्रांट नहीं करती है, कुछ पार्ट रिजर्व के तौर पर रखती है, ठीक है। तो वही रिजर्व का जो रेशियो है, रिजर्व का जो परसेंटेज है, वो सेंट्रल बैंक के थ्रू डिसाइड होता है कि उसे कितना परसेंट रिजर्व मेंटेन करके रखना है। उस रिजर्व को हम लोग लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं, एलआरआर बोलते हैं। तो एलआरआर के 2 पार्ट होते हैं, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर कमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट्स का वो पार्ट जो कि सेंट्रल बैंक के पास रखती है एज रिजर्व, उसे हम सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। और कमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट्स का वो पार्ट जो कि सेंट्रल बैंक के इंस्ट्रक्शन से खुद अपने पास रखती है, उसे हम एसएलआर बोलते हैं, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो देखिए, कैश रिजर्व जो आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखवाती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सीआरआर। तो सीआरआर की कस्टडी किसके पास होती है, आरबीआई के पास होती है। सेकंड थिंग, जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन सबका आरबीआई के पास अकाउंट होता है, यानी कि आरबीआई के यहाँ एक अकाउंट होता है सभी कमर्शियल बैंक्स का, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, तो वो थर्ड पॉइंट है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो अगर हम लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट की बात करें, जब कमर्शियल बैंक को कहीं से लोन नहीं मिलता या जब कमर्शियल बैंक अपने क्लेम्स को सेटल करने में फेल हो जाती है, तो उस सिचुएशन में उसको आरबीआई लोन ग्रांट करता है एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो जब कहीं से लोन नहीं मिलेगा कमर्शियल बैंक्स को, तो वो आरबीआई से लोन ले सकते हैं, आरबीआई उसे लोन ग्रांट करेगा, ठीक है। तो आरबीआई लास्ट है, लास्ट लेंडर है, ठीक है, किसके लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए। अब हम थर्ड फंक्शन पर आते हैं, वो है क्लियरिंग हाउस। तो हम सभी जानते हैं आरबीआई या सेंट्रल बैंक के पास सभी कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट होता है और उनका कैश रिजर्व्स भी होता है। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका जो एक दूसरे के ऊपर क्लेम है उसको सेटल करने का काम भी कौन करता है, आरबीआई या सेंट्रल बैंक करता है। तो इस तरह से सेंट्रल बैंक क्या करता है, बैंकर्स बैंक का फंक्शंस परफॉर्म करता है। वो सभी बैंक्स को सुपरवाइज करता है, सभी बैंक्स को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, जिससे कि कोई भी क्राइसिस ना रहे। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ताकि सभी बैंक्स की जो पॉलिसीज हैं उनमें थोड़ा थोड़ा यूनिफॉर्मिटी रहे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वो जो फोर्थ फंक्शन है वो है कस्टोडियन ऑफ या कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो आरबीआई क्या करता है, अपने पास गवर्नमेंट के बिहाफ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करता है, ठीक है। अब हम लास्ट और इंपॉर्टेंट फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, जो है कंट्रोल क्रेडिट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो याद रखिएगा, जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई भी है। पूरे देश के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम
किसका होता है? सेंट्रल बैंक का होता है। यहां जो वर्ड है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, याद रखिएगा जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं? क्रेडिट का क्रिएशन करते हैं। ठीक है, क्रेडिट का क्रिएशन करके वो इकोनॉमी के अंदर मनी का क्रिएशन करते हैं और उसको एक्सेलरेट कर देते हैं। तो यहां पर उस क्रेडिट की क्रिएशन को कंट्रोल करके इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन या रिसेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि हायर मनी सप्लाई को और लोअर मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। हायर मनी सप्लाई के केस में इन्फ्लेशन होगी और जब मनी सप्लाई कम होगी तो रिसेशन जैसी प्रॉब्लम इकोनॉमी के अंदर आ सकती है। तो आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करके या सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करके इकोनॉमी को बैलेंस करने का काम आरबीआई करता है, इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करके, मनी सप्लाई या क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करके। So now we will discuss the function of central bank as the controller of money supply or the controller of credit for the economy. So now we will discuss the last function of central bank as a controller of money supply. तो देखिए हम सब जानते हैं आरबीआई या सेंट्रल बैंक का ये फंक्शन होता है कि वो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक दो इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है। फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड द सेकंड वन इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो यहां हम बात करते हैं सबसे पहले क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वॉल्व किया जाता है इन 5 इंस्ट्रूमेंट्स को: रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड लास्ट लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किया जाता है इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को: मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सजेशन एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो सबसे पहले हम यहां डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को। तो देखिए सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है रेपो रेट। क्या होता है रेपो रेट? रेपो रेट एक तरह का इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स जो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को ग्रांट करती है, ठीक है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ग्रांट करती है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम रेपो रेट बोलते हैं। ओके, और रिवर्स रेपो रेट की अगर हम बात करते हैं तो रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए लोन लेती है, शॉर्ट टाइम के लिए लोन लेती है, उसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। थर्ड आता है बैंक रेट। बैंक रेट एक इंटरेस्ट रेट है, लॉन्ग टर्म लोन्स की इंटरेस्ट रेट है, जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराती है। अब हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आरबीआई या सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करना और परचेज करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि आरबीआई सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल करता है या ओपन मार्केट या पब्लिक से परचेज करता है, उसे हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, अब लास्ट आता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लीगल रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट एक ऐसा रेशियो है या एक ऐसी परसेंट है जिसे आरबीआई डिसाइड करता है और आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस पर कमर्शियल बैंक फॉलो करते हैं। कमर्शियल बैंक अपनी सभी डिपॉजिट्स को लोन की तरह ग्रांट नहीं करते हैं, कुछ डिपॉजिट्स को रिजर्व के तौर पर रखते हैं। ठीक है, वो जितना परसेंट टोटल डिपॉजिट्स का रिजर्व के तौर पर रखते हैं एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आरबीआई, उसे हम लीगल रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो हमने अभी बेसिकली ये समझा है कि इनका मतलब क्या है। अब हम यहां ये समझने वाले हैं कि इन सभी इंस्ट्रूमेंट से आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को या क्रेडिट क्रिएशन को इफेक्ट करेगा। तो देखिए मैं आपको पहला पॉइंट समझा चुका हूं कि रेपो रेट है क्या। रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन की इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन का टाइम होगा तो मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर एक्सेस होगी, और जब मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर एक्सेस है
तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट की रेट बढ़ा देगा। जब इन्फ्लेशन होगा या हायर मनी सप्लाई होगी तो आरबीआई या सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट की रेट को, रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। और जब रेपो रेट को इंक्रीज करेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, फाइनेंस लेना शॉर्ट टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंक्स को क्या पड़ेगा, एक्सपेंसिव पड़ेगा। सेम एज मैनर वो जो लोन ग्रांट करेगा पब्लिक को, वो भी रेट को बढ़ाकर लोन ग्रांट करेगा। उस सिचुएशन में क्या होगा, पब्लिक डिस्करेज होगी कमर्शियल बैंक से लोन लेने के लिए ज्यादा, और कमर्शियल बैंक भी डिस्करेज होगी आरबीआई से लोन लेने के लिए ज्यादा। इस सिचुएशन में क्या होगा, मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि लोन भी कम ग्रांट हो रहा है और आरबीआई से कमर्शियल बैंक्स भी कम लोन ले रहे हैं। तो पीपल क्या होंगे, लोग और कमर्शियल बैंक दोनों ही डिस्करेज होंगे एक्सेसिवली लोन लेने के लिए शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं बैंक रेट की। जैसे हमने रेपो रेट को समझाया, सेम बैंक रेट का केस आता है। बैंक रेट में क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रेट है। तो अगर इन्फ्लेशन का टाइम होगा या हायर मनी सप्लाई का टाइम होगा तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देगी। और जब बैंक रेट को इंक्रीज कर देगी तो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से लोन लेना महंगा पड़ेगा। सेम एज मैनर पब्लिक को भी कमर्शियल बैंक से लोन लेना महंगा पड़ेगा। तो पब्लिक और कमर्शियल बैंक दोनों ही, ठीक है, लोन नहीं लेंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो हायर है, और इंटरेस्ट रेट हायर होने की वजह से पब्लिक क्या होती है, डिस्करेज होती है एक्सेस लोन लेने के लिए। सेम एज मैनर अगर रिसेशन का टाइम है या मनी सप्लाई कम है इकोनॉमी के अंदर, तो उस सिचुएशन में आरबीआई चाहती है कि मनी सप्लाई बढ़े। और मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगी, जब ज्यादा क्रेडिट अवेलेबल किया जाए, ज्यादा लोन ग्रांट किया जाए। तो कैसे लोन ज्यादा ग्रांट करेंगे, सिंपल सी चीज है, जो रेपो रेट है या बैंक रेट है उसे कम कर देंगे। कम करने से आरबीआई से कमर्शियल बैंक्स को लोन लेना सस्ता पड़ेगा और पब्लिक को भी वो कम इंटरेस्ट रेट पर, यानी कि पहले के कंपैरिजन में लोअर इंटरेस्ट रेट पर या लेसर इंटरेस्ट रेट पर लोन ग्रांट करेगी, जिससे पब्लिक एनकरेज होगी ज्यादा लोन लेने के लिए। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाती है और मनी सप्लाई को कम करती है, ठीक है, इन रेट्स के बिहाफ पर, इन रेट्स की हेल्प से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं या नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें सेंट्रल बैंक या आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में खरीदना और बेचना स्टार्ट कर देती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, वो जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो पब्लिक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करती है या पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करती है। कैसे करती है ये काम, समझ लीजिए। अगर इन्फ्लेशन का टाइम होगा तो आरबीआई यही चाहेगी कि मनी सप्लाई कम हो, ठीक है, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल की जा सके। तो पब्लिक का पैसा आरबीआई के पास आना चाहिए, ठीक है, जो मनी सप्लाई है वो मार्केट में कम होनी चाहिए। तो क्या करेगी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करना स्टार्ट कर देगी, जिससे लोग खरीदेंगे और पब्लिक का पैसा आरबीआई के पास जाएगा और मनी सप्लाई कम होगी। उसी तरह से अगर क्या है, रिसेशन है या मनी सप्लाई कम है, तो पब्लिक के पास ज्यादा पैसा हो, आरबीआई ऐसा चाहेगी मनी सप्लाई पब्लिक के पास या मार्केट में ज्यादा हो, ठीक है, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन मार्केट में ज्यादा हो। तो उस सिचुएशन में क्या करेगी, आरबीआई पब्लिक से सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगी, और जब परचेज कर लेगी तो मनी सप्लाई पब्लिक के पास बढ़ जाएगी, परचेज करेगी तो मनी जाएगा, तो क्या होगा, मनी सप्लाई पब्लिक के पास इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज है, इन्फ्लेशन के टाइम पर आरबीआई
क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है जिससे मनी सप्लाई कम हो जाए। और जब मनी सप्लाई कम होती है तो आरबीआई या सेंट्रल बैंक पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करता है जिससे कि मनी सप्लाई बढ़ जाए। अब हम लास्ट टॉपिक पर आते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के, वो है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट होता क्या है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो सभी आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस पर एक पर्टिकुलर रिजर्व मेंटेन करते हैं टोटल डिपॉजिट्स के एक पर्टिकुलर परसेंट से। यानी कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो पूरा लोन ग्रांट नहीं करते टोटल डिपॉजिट्स का, वो क्या करते हैं, कुछ पार्ट रिजर्व के तौर पर रखते हैं, उसे हम लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं। लीगल रिजर्व रेशियो के दो पार्ट होते हैं, सीआरआर और एसएलआर। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन का टाइम होगा, ठीक है, तो क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होना चाहिए। अगर क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा तो मनी क्रिएशन भी, मतलब मनी क्रिएशन बढ़ जाएगा मार्केट में या इकोनॉमी में, ठीक है, और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, मनी सप्लाई कम होनी चाहिए। तो वहां पर आरबीआई क्या इंस्ट्रक्शंस देगा, आरबीआई रिजर्व्स को इंक्रीज कर देगा, सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज कर देगा। तो ज्यादा मनी रिजर्व में रखा जाएगा और कम मनी ग्रांट किया जाएगा एज लोन। इससे क्या होगा, जब लोन कम दिया जाएगा, लोन का अमाउंट कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर रिसेशन का टाइम है या फिर मनी सप्लाई कम है मार्केट में, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है, उस सिचुएशन में रिजर्व का अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाएगा जिससे कि लोन ज्यादा ग्रांट होगा, ठीक है, और मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर ठीक है डिपॉजिट्स हमारी 100 है और रिजर्व्स, लीगल रिजर्व रेशियो है 20%, तो 20 रिजर्व में रखा जाएगा, रिमेनिंग लोन में दिया जाएगा। अगर हम यही ये कर दें कि इन्फ्लेशन का टाइम है तो हमें मनी सप्लाई कम करनी है, तो हम रिजर्व्स को 20% से बढ़ाकर 40% अगर कर दें या 30% अगर हम कर दें तो हमें 30 रिजर्व्स में रखना पड़ेगा और 70 लोन देना पड़ेगा। और जब हम 70 लोन देंगे, तो पहले जब 80 लोन दे रहे थे, अब 70 लोन दे रहे हैं, तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो गया पहले के कंपैरिजन में। ये इन्फ्लेशन के केस में करेंगे, जबकि रिसेशन या मनी सप्लाई के कम होने के केस में लीगल रिजर्व रेशियो को भी कम कर देंगे जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए। तो यहां तक हमने समझा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट इन द इकोनॉमी। तो सेंट्रल बैंक या आरबीआई, ठीक है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट।